नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 2022 के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तमाम पार्टियां जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं, लेकिन पार्टी जीतेगी कौन सी ये तो वक्त बताएगा। कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी या फिर हाथी हुंकार भरेगा या फिर कांग्रेस के हाथ को मिलेगा आशीर्वाद, ये तो जनता डिसाइड करेगी। लेकिन जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है, ये जानने के लिए हम आज आ पहुंचे हैं बड़ौत, जो कि बागपत जिले का विधानसभा क्षेत्र है। बागपत जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर 3 विधानसभा क्षेत्र हैं और तीनों पर फिलहाल बीजेपी का राज है। लेकिन क्या 2022 में बीजेपी ही जीतेगी, ये तो जनता डिसाइड करेगी। इसीलिए आज हम आ पहुंचे हैं बड़ौत और जनता हमारे साथ है। इसके साथ ही तमाम नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नेताओं का स्वागत करेंगे। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए पहले हम बात करेंगे अपने ग्राउंड रिपोर्टर यहाँ पर बेग जी हमारे साथ मौजूद है। अनवर बेग जी, देखिए आप क्योंकि आप बागपत में हैं और मुद्दों को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं कि यहाँ की जनता क्या चाहती है और किन परेशानियों से वो इतने समय में गुजरी है। 4.5 साल का लगभग वक्त हो चुका है बीजेपी की सत्ता को यूपी में और चुनाव अब नजदीक है। लेकिन अगर हम बागपत की बात करें तो यहाँ की जनता के मन में क्या है, क्या राय है? देखिए, बागपत का जहाँ तक ताल्लुक है, बागपत का सत्ता और संघर्ष से पुराना नाता है। महाभारत कालीन में कहा जाए तो जिन 5 गांवों को मांगा गया था उसमें बागपत भी शामिल था, जो पांडवों ने मांगे थे। सत्ता के लिए यहाँ पुराना संघर्ष है। बात की जाए जंग आज़ादी की, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के जो सिपह सालार थे बाबा शाहमल, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। आज़ादी के बाद में चौधरी चरण सिंह किसान की कोख से निकल के देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद विरासत चौधरी अजीत सिंह के पास आई, 7 बार लोकसभा चुनाव जीते, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। अब चूंकि विरासत आई है तीसरी पीढ़ी में चौधरी परिवार की, जैन चौधरी के सिर पे पहला चुनाव आरएलडी का है, जैन चौधरी के नेतृत्व में होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिनेरियो इस बार बदले हैं किसान आंदोलन की वजह से। सत्ता में कोई भी आए लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बागपत केंद्र में रहेगा जैन चौधरी के कारण। और बागपत का जहां तक सवाल है, बागपत हमेशा से राजनीतिक रूप से एक अहम भूमिका अदा करता है। चौधरी चरण सिंह के जमाने से चौधरी अजीत सिंह और अब जैन चौधरी, 3 विधानसभा सीटें हैं बागपत में, तीनों पे आज बीजेपी का कब्जा है। लेकिन ये आने वाले वक्त में 2022 में तीनों में बड़ा संघर्ष होने की संभावना बिल्कुल नजर आ रही है। चलिए, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन का काफी हद तक कहा जा रहा है कि असर होगा। और बागपत की अगर बात करें तो यहाँ पर अगर छपरौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कहा जाता है कि आरएलडी का ये गढ़ है, हो सकता है कि इस बार बीजेपी को नुकसान हो। बहरहाल हम जनता के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है। हमारे साथ काफी लोग मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम? सोनू मलिक। क्या लगता है आपको कौन सी पार्टी पसंद है? 2022 में कौन सी पार्टी आएगी? भाजपा ही आएगी। क्यों आएगी? महंगाई तो बेशक है पर फिर भी सब कुछ सादे का चलती है एक साथ। संतुष्ट है आप भाजपा के काम से? ठीक है, आपका क्या कहना है? मेरा नाम फहीम खान है। समाजवादी पार्टी आएगी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री दोबारा बनने जा रहे हैं। क्यों, रीजन बताइए। मतलब भाजपा में क्या कमी है जो आपको समाजवादी पार्टी लाइक करते हैं समाजवादी पार्टी को भैया। लाइक करने का कोई रीजन तो होगा ना, आखिर क्या वजह है कि आप लाइक करते हैं? हमें पसंद है, वो हमारी इच्छा है, हम उन्हें वोट देते हैं और उन्हें वोट देंगे। बस आपको पसंद है इसलिए? ठीक है। आप? मेरा नाम अंकित चौधरी। बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी ने हाईवे देखो कितने अच्छे बना दिए, रोड देखो आप। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भी कहते हैं भैया हमने सब बनाया है, हमने सब शिलान्यास किया है, बीजेपी ने तो लोकार्पण कर हमारी भैंस घर से ले जावे खोल के सभा के टाइम में। आज कोई खोल के दिखा दो माई का लाल। अच्छा, इसमें दोनों आपका कहना है कि कानून व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी है। चमास से मोटर लानी पड़ी कुएं में से खोल के, कभी चोर न ले जावे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों तरफ के लोग हैं। कुछ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी, कुछ कह रहे हैं बीजेपी। हमारे साथ तमाम नेता भी मौजूद हैं। सबसे पहले पहुंचेंगे बीजेपी के पास। देखिए, अभी हमने लोगों से बात करी, कुछ का कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी अच्छी है, कुछ का कहना है बीजेपी अच्छी है। आप क्या लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? विकास और कानून व्यवस्था को लेकर जनता के बीच में जाऊंगे। अपने 4.5 साल का विकास और कानून व्यवस्था आप देख लो, बहन बेटी सुरक्षित हैं, सब अपने घर से निकलती है। और अब गठबंधन देखो, चौधरी साहब कहते थे जिस गाड़ी पे सब सपा का झंडा उसके अंदर गुंडा। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो विकास को लेकर जाएगी और सपा क्या लेकर जाएगी जनता के बीच में? हमारा ये कहना है कि आदरणीय अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बहुत अच्छी सोच है, वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं, युवाओं के लिए काम करना चाहते हैं, गरीब मजदूरों को रोजगार देना चाहते हैं। वो ऐसा विकास चाहते हैं कि जिसमें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले।
जनता का जीवन यापन बहुत अच्छा हो, ऐसा हमारा प्रयास है। अभी जैसे पीछे आरोप लगा कि सपा के राज में देखा जाता था कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी, चोरी चकारी डकैती और अपराध बहुत ज्यादा था, इस बात को लेकर मेरा ये कहना है, बीजेपी तो कानून पे विश्वास ही नहीं करती, ना संविधान की बात करती, ना कानून की बात करती, वो ठोकों की राजनीति करती है, ठोकों का विश्वास रखती है। जो सत्ता में बैठे हो अगर वो कानून की बात ना करें, ठोकों की बात करें तो अफसोस की बात होती है। जंगल राज है, तमाम जनता जानती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यानी कि ठोकों की राजनीति बीजेपी करती है, जंगल राज आप कह रहे हैं, लेकिन राम राज की बात कही थी बीजेपी ने, तो आपसे जानना चाहूंगी 2022 को लेकर कांग्रेस का क्या विजन है? क्योंकि देखो काफी समय हो गया, यूपी से आउट है कांग्रेस और अब अपनी यहाँ पर जनाधार देखिए, अगर सियासी जमीन की बात हम करें तो क्या लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? खुद को कहाँ देखते हैं 2022 के विधानसभा चुनावों में? देखिए 89 में अंतिम बार यहाँ यूपी में कांग्रेस का सरकार थी। 89 के बाद में जो भी हालात हुए, एक पलटा खाया जनता ने यहाँ मंदिर मस्जिद के चक्कर में आके, और सब पार्टियों को पूर्ण बहुमत दिया, अलग अलग पार्टियों को। लेकिन 89 में जब हमारा उत्तर प्रदेश पूरे हिंदुस्तान के अंदर विकास दर में 7वें नंबर पर था, बार बार अलग अलग भिन्न भिन्न सरकार आई, सबको पूर्ण बहुमत मिला, अलायंस से भी सरकार बनी। आज क्या कारण है कि हमारा उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ गया कि हम आज 22वें 23वें नंबर पर हैं? क्या कारण हुआ? जितने उद्योग धंधे, जितने कल कारखाने हमारे कांग्रेस पार्टी ने लगाए थे, ये उन्हें भी नहीं संभाल पाए। उन लोगों को चाहे कोऑपरेटिव हो, दूध मिल का प्लांट हो, ये सब चीज़ जो इन्होंने तहस नहस करते उनको बेच दिया। जितने बिजली के प्लांट हमने लगाए थे, ये क्यों नहीं लगा पाए? आज किसान की स्थिति क्या है? उनका गन्ने का पेमेंट नहीं होता टाइम पे, किसान तड़प रहा है बुरी तरह। मैं आपसे जानना चाहूंगी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अंकित है बहन जी, आप और भी मैं बताइए। मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला। हाँ जी। और हमने 2013 में जो बर्बरता सपा सरकार की देखी, हाँ जी। हमें उत्तर प्रदेश में दंगा कराने वाले मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं है, जो दंगाइयों को जेल भेज के और उनकी संपत्ति जब्त करने का काम करे, ऐसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। हम योगी महाराज जी के साथ है, भाजपा के साथ है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि दंगे कराने वाले जी कभी नहीं देखी किसी ने। ठीक है, दंगा कराने वाली सरकार नहीं चाहिए। आरएलडी अब सपा के साथ गठबंधन में है, आप क्या लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? खुद को कहाँ देखते हैं? क्या आपका विजन है? सबसे पहली बात तो यह है कि अभी आप पूछ रही थी कि 5 साल का जब समय हो जाता है सरकार का, तो उसका रिपोर्ट कार्ड पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसने क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल पहले वायदा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी होल्डिंग लगवा रहे हैं कि हमने 4.5 लाख रोजगार दिए, तो 2 करोड़ में से 4.5 लाख रोजगार युवाओं को दिए। शिक्षा का क्या स्तर अब चला गया है प्रदेश का, वो आप मेरे से अच्छे से जानती है। दूसरी चीज, अभी आपने कहा कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, क्राइम कम हुआ है। क्राइम का रेशो देख लीजिए आप। अब जो चोरी लूट की अगर बात करती है, तो चोरी लूट का जो रीजन ही बदल गया। भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, लेन देन हम करेंगे कि हम उससे करेंगे नेट बैंकिंग से। तो जब जेब में पैसा ही नहीं रहा किसी की, तो लूट कहाँ होगी? तो लूट आज होती है, कैसे लूट होती है? वो नेट बैंकिंग से लूट होती है। आप पूरे क्राइम को देख लीजिए। महिलाओं का आप अत्याचार की बात कर रही है, तो महिलाओं का अत्याचार पिछले 5 साल का जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार का समय है, उसमें आंकड़ा, सरकार का ही आंकड़ा देख लीजिए आप। जनता से पूछने की बात ही नहीं रही। हाथरस में कांड होया। अभी अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री के पुत्र ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर किसानों को मार डाला। आप क्राइम की बात करती है। ये सरकार तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मारने वाली सरकार। लेकिन अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये कहा जाता है कि बीजेपी की सरकार में आंकड़े बहुत कम आए। और रही अगर बात हम यहाँ पर करें कि रेप की, तो देखो बदायूं कांड तो आपको भी याद होगा और हमें भी याद है। मैंने तो उसकी भी तारीफ नहीं करी। जो गलत था वो गलत है। उसी पार्टी के साथ गठबंधन में है आप। गठबंधन करना, एक विचारधारा के साथ में मिलना एक अलग चीज है राजनीतिक, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है। अगर किसी सरकार में कोई भी गलती हो रही है, जो हमारी भी सरकार हो, तो उसे हम स्वीकारेंगे। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी केवल सड़कें बनाकर उन्हें बेचकर उन पर टोल लगा कर विकास की बात करे, तो इसे मैं विकास नहीं मानता। ये सड़क जिस हाईवे की बात करी जा रही है, एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ने वाली सड़क है, और इस पर भी इतना महंगा टोल लगा दिया। उस पर कोई सुविधा नहीं है। आप चलोगे इस रोड पे
तो जगह जगह इसमें आवारा पशु बैठे मिलेंगे। तो टोल की कोई परिभाषा होती है? सपा कहती है कि लोक शिलान्यास सपा ने किया है, लोकार्पण बीजेपी कर रही है, और आप कह रहे हैं कि भाई वहां पर टोल की वजह से लूटपाट चली हुई है। ये सब भाई सरकार तो आपके भी थी पिछले कार्यकाल में, और आपने ही कहा कि हमने शिलान्यास किया, लोकार्पण बीजेपी ने कर दिया। ये आरोप अब आरएलडी लगा रही है कि उसकी वजह से लूटपाट मची हुई है। सही बात यह है, खाली शिलान्यास नहीं किया है बल्कि काम किए हैं। जितनी सारी योजनाएं थी वो सारी के ज्यादातर के उनके लोकार्पण जो है प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। हमारी सारी योजनाओं के ज्यादातर नाम बदले जा रहे हैं, और जितनी एम्बुलेंस और ये चलाई थी 100 नंबर, उन सबके नाम बदल दिए गए हैं। और आजकल देख रहे हैं 100 का नाम 112 रख के और सारी लूट खरसोट में लगी हुई है जनता के भलाई के बजाय, और उल्टे सीधे काम कर रही है। एम्बुलेंस ज्यादातर तेल के अभाव में बाउंड्री में खड़ी है हॉस्पिटल की, वे इंतजार कर रही हैं हमें तेल मिले, हम जनता की सेवा करें, मरीजों को यहाँ हॉस्पिटल ढोके लाएं। तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनके नीति से नाम बदल दिए गए। ठीक है, चलिए, आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में उतरने वाली है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, झाड़ू का जादू उत्तर प्रदेश में कितना चलेगा? कौन सी पार्टी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? मैडम, जहाँ तक झाड़ू का जादू है, झाड़ू का जादू ना रुका है ना रुकेगा, और टक्कर है सीधी बीजेपी से। रही बात विकास की, जो बीजेपी विकास बता रही है, विकास बागपत में महिला अस्पताल की पूरी छत गिर गई, 2 साल बनी हुई, अखबारों में प्रमुखता से छप रही है। शराब की बोतल तक वहाँ है। मुजफ्फरनगर में 17 बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया गया, 2 दिन तक उन्हें रखा गया, नशीला पदार्थ खिला के रखा गया है, उसका कोई भी दबा दिया गया पूरा मामला। किसानों पर इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। हमारा इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सुरक्षा देनी है, शिक्षा देनी है, बिजली पानी, जो आदमी की मूल सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत है, हम सिर्फ उनकी बात करते हैं, ना हम दंगे की बात करते। हमें कोई किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ भाईचारे से मतलब है, विकास से मतलब है, शिक्षा से मतलब है, रोजगार से। कौन सी पार्टी आपका कॉम्पिटिटर है? किसे देखते हैं आप? बीजेपी को देखते हैं आप। देखिए, बीजेपी के ऊपर कई आरोप लग रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को खासकर लेकर, कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बेकार व्यवस्था में। अगर सबसे बड़ी बात की जाए तो यहाँ पर लखीमपुर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। रोजगार को लेकर बीजेपी का तो कहना है कि जाहिर है रोजगार को लेकर काफी काम किया है और लगातार कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी टीईटी का एग्जाम लीक हुआ तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि कार्रवाई हुई। और अगर पिछली सरकार की बात करें तो बीजेपी की तरफ से यही कहना है कि उसमें इस तरह की चीजें नहीं थी जितनी पारदर्शिता बीजेपी की सरकार में देखी जा रही है। सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चर्चा की तरफ रुक करेंगे। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद है, सीधा उनके पास जाएंगे। देखिए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और महिला भी हैं। जाहिर है कि देखा जाता है समाज में कई तरह की परेशानियां हैं, कई तरह की दिक्कतें हैं, और महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करें तो लगातार सरकार की तरफ से कहा जाता है वो काफी कम हो गया है। आप क्या देखते हैं? मैडम, मैंने जितना भी देखा है ना, यहाँ सरकार में अपनी जो बीजेपी है और हमेशा बीजेपी ही आएगी। महिला जितनी सेफ बीजेपी में है ना, बीजेपी के भाजपा राज में है, उतनी किसी भी और से उसमें है नहीं। ना कांग्रेस में रही है, ना आरएलडी में रही है, किसी चीज में नहीं रही है जितनी सेफ बीजेपी के उसमें है। अभी रात को आप देखते हो, अगर हम एक फोन करते हैं तुरंत सेवा उपलब्ध होती है। और इसी के साथ साथ अभी हमने देखा है, जैसे लड़कियों के लिए है कि स्कूल में लड़कियां जा रही हैं, अनसेफ महसूस करती थी, लेकिन अभी अगर हम कॉल करते हैं तो लड़की का नाम भी मतलब गुप्त रखा जाता है और उसके साथ उसकी पूरी सेफ्टी की जाती है। हाँ, चलिए ठीक है। यानी कि इनका कहना है कि लड़कियां पूरी तरह से सेफ है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बीच में जाते हैं। जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? नाम बताइए अपना। जी, हम ये कहना चाहते हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया सब वो चल रहा है। इन्होंने आज तक देखा होगा, पार्लियामेंट चलती है, पार्लियामेंट में कोई विधेयक आता है, उस विधेयक पर बहस होती है। इनके किसी विधेयक पर बहस नहीं होती और उसे बिना दबा कर उस प्रस्ताव को पास कर दें और फिर उसे वापस ले लें, थूक कर चाट भी लें। दूसरी, हाथरस में लड़की का के साथ बदतमीजी होती है, रात के 12 बजे चढ़वा भी देते हैं। रात के 12 बजे के बाद हिंदू में तो है नहीं कि उसे जला भी, ये रात के 12 बजे मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा सकते हैं। इनका जो अजय टोनी जो केंद्र में मंत्री बना बैठा है, उसने पहले दिन वीडियो उसकी वायरल हुई कि इन्होंने जो है इन्हें सबको रोन दूंगा, मैं यहाँ का बादशाह हूँ। क्या बीजेपी सरकार ने नैतिकता के आधार पर उसका त्यागपत्र मांग लिया? क्या उसको मोदी जी ने हटा दिया? ये सब इनकी कथनी और करनी में इतना अंतर है। पूरे दिन झूठ बोलने के सिवाय इनके पास कोई नहीं। और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, बलात्कार इतने बढ़ गए और इस हिंदुस्तान में कोई कसर नहीं रही। इनसे तो निकम्मा इस देश में हो ही नहीं सकता। समझ गई, आप बहुत ज्यादा गुस्से में है बीजेपी के खिलाफ। जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इतनी भ्रष्टाचार इस बीजेपी सरकार में देखने को मिली,
केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, इससे पहले जितनी भी सरकारें इतनी होनी है, पार्टी रही। और यहाँ रोजाना बलात्कार अखबार में पढ़ रहे हैं, रोजाना जो है तो शांति शांति, सुनिए सुनिए सुनिए। अरे भाई चुप हो जाओ, आप ये बताओ, अभी आप बोल रहे थे बीजेपी ने बचा लिया, इनका कुछ और कहना और आपका कुछ और, क्या कहना चाहते हैं? इस देश का उद्धार बीजेपी ने किया है और बीजेपी ही करेगी। इसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी सभी पार्टियां देश को लूटने के लिए हैं। अभी जो आरोप लगाया गया बीजेपी के ऊपर कि भाई संसद में चर्चा नहीं करती, बलात्कार को लेकर कहा कि भाई रात में थोड़ी ना अंतिम संस्कार होता, जबरदस्ती करवा दिया गया, लखीमपुर में जो हुआ, ये गांव का कानून नहीं है, संसद का कानून है। बगैर बहस के कोई भी विधेयक पास नहीं होता। कोई भी विधेयक चर्चा के बगैर पास नहीं होता। ऐसा थोड़ी है वहाँ से, वो ऐसा गांव का कानून है, चलो जैसे हाथ उठा कर दिया, ऐसा नहीं होता। मैडम सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी, हम सब संतुष्ट है। मैम कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल संतुष्ट। क्या लगता है क्या अच्छे काम किए? जो देखो 3 तलाक पे अगर मोमडन की बात करें तो 3 तलाक को देख लो मैम, किसी की तो बहन के साथ गड़बड़ हो ही रही थी ना, तो उस चीज को भी इन्होंने ठीक किया। दूसरे नंबर पे मंदिर की बात करें, रोड बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत सारी चीजें ठीक हो रही है मैम, कोई गलत तो हो नहीं रहा है। यानी कि आपका कहना है मंदिर भी बना है और रोड भी बनी है, सड़कें भी बनी है, बताइए। मैम देखिए, आज यहाँ जो नेता हैं वो नेतागिरी की बात करते हैं, आम जनता की भावना जो है वो मुद्दों पर है। और मुद्दा है, गवर्नमेंट का नियम है, कानून है कि 14वें दिन पेमेंट हो। वो पेमेंट किसी भी सरकार ने हमें नहीं दिलवाया। इससे लोग बाग जो है त्रस्त हैं और उस हिसाब से अपनी वोट करेगा। दूसरा, हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में बागपत में बिजली का बड़ा मुद्दा है कि एक किसान के पास में 5 बीघे जमीन है, 32,000 रुपए वो बिल नहीं दे सकता, 32,000 की आमदनी होती। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है इस बागपत जिले में। पूरी यूपी में सबसे ज्यादा बिजली का बिल है, जिससे हर किसान और मजदूर और ये सब परेशान है इस बात से। तो बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा है यहाँ। आवारा पशुओं का बड़ा मुद्दा है। 14वें दिन पेमेंट का मुद्दा है, 14वें दिन का पेमेंट वो सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों में देखा जा रहा है। देखिए तमाम लोग हैं यहाँ पर। अमित जी कह रहे बिजली की सबसे बड़ी समस्या है। आपके पास भी आऊंगी, बताइए बिजली की सबसे बड़ी समस्या, किसान भी नाराज है, क्या कहना आपका? वाकई में बागपत जिले में बिजली का बिल ज्यादा है, वो कम होना चाहिए। बिजली का बिल हमारे 2 ब्लॉक में, बड़ौद ब्लॉक और बिनौली ब्लॉक में ज्यादा है, वो कम होना चाहिए। तो जायज समस्या आपकी सरकार है, कब होगा? 2022 के चुनावों के बाद में नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा बिजली का बिल 2 ब्लॉकों में ज्यादा है। आप चाहिए की बात क्यों कर रहे हैं? आपको तो करवाना चाहिए। जनप्रतिनिधि कमी है, उन्हें करवाना चाहिए। हमारे विधायक है, होना चाहिए। समस्या जायज है, जो इन्होंने बात की जायज है, वास्तव में जायज है। में ये गलत, ये सही कह रहे हैं। यानी कि तो भाई जनता आपको वोट क्यों दे जब वो दुखी है? एक आम आदमी की जो तकलीफ होती है यही होती है, रोटी कपड़ा मकान बिजली, और चाहिए क्या उसे? 2 ब्लॉक पे है, 2 ब्लॉक पे बिल ज्यादा है, जायज बात है इनकी। ये जो बात कहना सही है, अपनी बात स्वीकारनी चाहिए। मैडम अभी हमारे भाई ने रॉबर्ट वाड्रा का विकास बनाया, क्या कोई जितनी भी एजेंसियों से उनकी जांच हुई, कोई घोटाला सामने आया? अभी तक कोई साबित हुआ? आप अपनी बात को छिपाते हैं। अडानी और अंबानी का विकास हुआ इस देश में, इस बात को नहीं बता रहे। अडानी और अंबानी की कहाँ स्थिति थी? और आज इस देश के अंदर 2 आदमियों की तो अडानी और अंबानी का विकास हुआ। लगभग 30 से 40 परिवार ऐसे हैं जिनका आपने कर्जा माफ किया। आपने किस सारी चीज तो प्राइवेटाइजेशन कर दी। आपने रेलवे दे दी, LIC दे दिया आपने। क्या आपके जब नहीं आपके बस में था, आप नहीं संभाल सकते ये काम, तो आप क्यों इस पे वो कर रहे? जो देश का विकास करने के लिए जो चीज बनाई थी कांग्रेस सरकार ने, आज उसको आप अलग अलग इनको प्राइवेटाइजेशन में बेच रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान नहीं हो रहा? हाँ, चलिए ठीक है। प्राइवेटाइजेशन का आरोप लगाया बीजेपी के ऊपर, मांगेंगे जवाब। ठीक जी, बताइए। मैडम बीजेपी के जितने दावे थे, चाहे वो 2 करोड़ की नौकरी की बात हो, 15 लाख बैंक खाते की बात हो, या GST की बात हो, या नोटबंदी की बात हो,
हर उसमें जनता परेशान रही है। आज हर एक मामले में बीजेपी अपने वादों पे फेल है, बीजेपी सरकार विफल है और मैं चाहता हूं कि कांग्रेस जैसी सरकार इस देश में होनी चाहिए, प्रियंका जैसी नेता इस देश में होनी चाहिए, जो आज जनता के बीच में, सड़कों पे जनता के बीच में रह के काम कर रही है, हर एक मुद्दे को उठा रही है, जो सही तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए। तो इस काम को कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रियंका पार्टी कर रही है। ऐसी नेता को देश में लाना चाहिए। कांग्रेस जैसी सरकार देश को चला सकती है, बाकी सरकारें कांग्रेस जैसी सरकार चला सकती है देश को। जी बताइए। देखिए, डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं और हर सरकार कुछ ना कुछ काम तो करती है ना, काम करने के लिए तो बनती है। हर सरकार ने कुछ ना कुछ देश हित में किया है, कुछ नेगेटिव भी हुआ है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस ने हमेशा देश हित में सोचा है, देश हित में काम किया है। उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि तुम्हारी सरकार रहेगी या चली जाएगी, और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा, इतनी मजबूत नींव रखी गई है कि जिसमें कोई काम ना हुआ हो। आज जो हम सुख झेल रहे हैं, देख रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, वो केवल कांग्रेस ने जो मजबूत नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, उस नींव का, उस मजबूत नींव का पूरा देश लाभ उठा रहा है। और देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी हम बहुत सारी, बीजेपी ने आज जो काम किया है ये इनकी आज की मेहनत नहीं है, ये 70 सालों से आरएसएस और हिंदू महासभा और इनके सहायक दल कांग्रेस को बदनाम करते आ रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को बदनाम करने की क्या जरूरत है? अभी खुर्शीद जी ने कहा कि हिंदुत्व क्या है, उसकी तुलना बोको हराम और आईएसआईएस संगठन से कर दी। आतंकवादी है क्या हिंदुवादी? ये हिंदू मुसलमान, ये जो नफरत फैलाई जा रही है, कांग्रेस के खुर्शीद जी ने की है। कांग्रेस ने कहा ना, क्या कहा? कोई ऐसी बात उसमें नहीं कही। हाँ। ये बढ़ा चढ़ा मानते हैं कि यानी कि हिंदू आईएसआईएस और बोको हराम से सिमिलर है, सेम है हिंदूवादी लोग। आप मानते हैं ये बात? अरे हिंदूवादी लोग, हिंदू क्या है? हिंदू क्या है? समानता क्या होती है? कंपैरिजन करना। कांग्रेस ने हमेशा समानता का ध्यान रखा है। ये संविधान में सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं, संविधान के हिसाब से चली है कांग्रेस। जहां तक कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है, कांग्रेस ने कभी भ्रष्टाचार किया नहीं, कभी बर्दाश्त नहीं किया। जिसका उजागर हुआ है उसे बख्शा नहीं है। चलिए ठीक है, लोगों से पूछ लेते हैं सिमिलर और कंपैरिजन। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं जानना चाहूंगी। ठीक है, देखिए सपा, जब ये कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर में जब पार्टी थी तो दंगा जो हुआ तब समाजवादी पार्टी थी, जब से बीजेपी आई है तब से दंगा नहीं हुआ, दंगा मुक्त है सब कुछ। देखिए, जब बदमाशों को ही जिम्मेदार बना दिया जाए तो अपने आप ही लूटमाट नहीं होने की, सीधी सीधी बात है। देखिए, सच बात यह है कि जो बे औलाद वाले हैं वो औलाद वालों से चिढ़के परिवारवाद की बात करते हैं, जबकि रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, खाद्य तेल के दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं और तमाम जनता परेशान है। हम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर प्रदेश में इतिहास रचने जा रही है, 300 सीटें पार करने जा रही है, हमारी सरकार आने जा रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने तो कहा था हम 400 प्लस लेकर आएंगे। जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, 400 प्लस आ जाएगी। 403 ही है, 400 प्लस पे कहाँ जाएंगे? 400 प्लस 3 प्लस ही तो हो जाएगी। आपका विजन क्या है? आप इन सब मुद्दों में आप क्या अलग करेंगे? क्या दिल्ली मॉड्यूल यूपी में? मैडम बिल्कुल दिल्ली का मॉडल पूरे देश ने देखा है। दिल्ली में हमने 1 महीने का चुनाव जीतने के 1 महीने में जो बिजली के रेट जो गिराए हैं, पानी जो फ्री किया है, जो स्कूलों की व्यवस्था सुधारी है, जो अस्पतालों की व्यवस्था सुधारी है, वो पूरे देश के सामने है। ऐसा ही हम यहाँ चाहते हैं। ये तो उत्तर प्रदेश है, यहाँ तो संपन्न लोग हैं। क्या यहाँ सुविधा नहीं चाहती वो जो दिल्ली में है? हम तो हॉस्पिटल की बात करेंगे, हम तो पढ़ाई की बात करेंगे। जब आदमी पढ़ेगा लिखेगा तो वो क्यों झगड़ा करेगा? अगर आदमी को अनपढ़ रखा जाएगा, उसे शिक्षा नहीं दी जाएगी तो वो तो झगड़ेगा। उसे नहीं है पता कि झगड़े का नुकसान क्या है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, ज़्यादातर वो लोग झगड़ा करके आते हैं जो पढ़ते नहीं लिखते नहीं, उन्हें जानबूझ के पढ़ाई इसी वजह से नहीं दी जा रही। अगर ये पढ़ लिया तो इसे पूरे देश का ज्ञान होगा, ये फिर वोट नहीं देगा।
ये फिर रोटी कपड़े के वो चक्कर में वोट नहीं देगा दारू की केजरीवाल जी कब आ रहे उत्तर प्रदेश में प्रचार करने के लिए? पर जल्दी प्रचार करने के लिए आएंगे। क्योंकि यूके घूम आए, वो उत्तराखंड चले गए, पंजाब चले गए, यूपी इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आएंगे। हालांकि मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, वो जहाँ उनको बनवाना था हॉस्पिटल और स्कूल। नहीं, बिल्कुल हॉस्पिटल के साथ साथ मंदिर भी जरूरी है। मंदिर का हमने कहाँ विरोध किया है? मंदिर हमने कहा है मंदिर बढ़ना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल भी बढ़ना चाहिए। ये बात आप गलत कह रहे हैं। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि मेरी नानी ने मना किया है कि किसी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर मंदिर नहीं बन सकता। तो बिल्कुल सही बात है, किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। किसी मस्जिद करने के लिए गए ना, वो झगड़े की बात हुई ना। अगर हम मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएंगे तो झगड़ा होगा, और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो झगड़ा होगा। तो कहाँ गलत कह दिया उन्होंने? यानी कि जो हुआ वो ठीक था। बिल्कुल ठीक था, मैं कह रहा हूँ ठीक था बिल्कुल। बीजेपी ने सही किया। जहाँ जो है जिसका स्थान है, मैं कहूँगा आप यहाँ से। बीजेपी ने सही किया ना। बीजेपी ने सही कहा किया। बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, दिल्ली में क्या दंगा कराया। ठीक है बीजेपी ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया। ठीक है, बीजेपी ने। सरकार किसकी थी? सपा की सरकार थी, गुंडों की सरकार थी। बीजेपी जब से योगी बाबा मुख्यमंत्री बने, कोई दंगा या किसी औकात हो दंगा करने की? बताओ। अरे आप मंदिर मस्जिद की, जब हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी तो मस्जिद तोड़ के मंदिर वहाँ जरूर बनाएंगे। अब एक बात बताइए, अभी केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा कि अब मथुरा की बारी है। आपके पास क्या यही मोटिव है अब 2022 में ले जाने के लिए? इतना विकास किया, अब मथुरा नहीं, जहाँ मंदिर रहने की कमी रही वहाँ बनाऊंगे हम जरूर मंदिर। विकास के नाम पे भी लड़ेंगे। अगर हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई तो मस्जिद तोड़ के मंदिर क्यों नहीं बनाएंगे हम। पूरा विपक्ष अगर ये आरोप लगाता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं तो क्या गलत है? विकास ही करें, धर्म की भी करेंगे। विकास जी हमारा धर्म है तो अपने धर्म को क्यों नहीं मानेंगे हम? हमारा धर्म है, हम मुस्लिम कैसे बन जाएंगे? हिंदू है तो हिंदू रहूंगा, अपने धर्म को मानना है। आरोप है कि भाई रोजगार नहीं है, विकास की बात को लेकर कहा जाता है कि तमाम दावे झूठे हैं। आप 2 महीने बाद में बात कर ले, हमारी सरकार दोबारा आओगी। अगर हमने विकास नहीं करा, हमारे दावे झूठे, फिर सरकार कैसे आओगी? ये कह रहे कि हमारी 300 सीट आऊंगी, टेंट वाले यहाँ से लाऊंगे। 300 सीट इनकी कहा रही, जनता कौन वोट दे रही है? हमारी सरकार बनेगी? पूछ लेते हैं, जनता भी यहाँ पर बताइए। कहीं मस्जिद, कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे। कहीं मंदिर, कहीं मस्जिद की तख्ती हम लगा बैठे। परिंदों में नहीं होती फिरका परस्ती। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। बताइए। जिस मुजफ्फरनगर दंगे के ऊपर पूरा चुनाव लड़ लिया, वे हिंदू लड़के आज लोग जेल में पड़े हुए तो नहीं निकाल ले गए इन पे, जिन हिंदूवादी पे चुनाव लड़ लिए। अगर एक भी बच्चा, सुनो, एक भी आदमी जेल में हो, अभी आप जांच कर लो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अभी इसी पर लिख दूंगा जेल में नहीं से। अगर एक भी जेल में हो, सुनो, अगर एक भी जेल में हो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर एक भी आज सुनो, अभी सुनो, आप फोन मिलाओ, पूछो। एक भी जेल में नहीं है, जेल में नहीं है, झूठी बात न करो। एक भी जेल में नहीं है। बीजेपी के अलग दावे हैं, समाजवादी पार्टी के अलग दावे हैं, कांग्रेस के अलग दावे हैं। देखने वाली बात होगी कि 2022 विधानसभा चुनावों के परिणाम में आखिर कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। जनता की अगर बात करें तो रोष भी है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काम किया है बीजेपी ने। खैर, ये तो परिणाम ही बताएंगे कि आखिर कौन सी पार्टी के सर पर मुख्यमंत्री का ताज सजेगा। फिलहाल आज की इस चर्चा में बस इतना ही।